बहुत आला, बहुत बहुत खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं अस्ताब मनाए। एक बार फिर पूरी कौम को मेरी तरफ से, जियो नेटवर्क की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का जो हमारा शो है ना सिर्फ वो ईद का जश्न है बल्कि हमारे दिफा का जश्न है। आज जब पूरा पाकिस्तान कुर्बानी देने को तैयार बैठा है, हमारी मुसल्लह अफ़वाज ये काम पूरा साल करती है। जहाँ हम आज जानवर कुर्बान करेंगे, ये अपनी जान कुर्बान करते हैं। आज का ये शो जब आप ईद के नए कपड़े पहनकर अपने रिश्तेदारों में जा रहे होंगे, उनसे मिल रहे होंगे, तब भी हमारे फ़ौजी भाई अपनी वर्दी पहने, कभी सियाचिन में तो कभी किसी रेगिस्तान में, कभी समंदर पे, कभी समंदर के नीचे, कभी वजीरिस्तान तो कभी LOC, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे होंगे। आज का शो इनकी वफादारी के नाम, इनके जज्बे के नाम, हमारे फ़ख्र के नाम, आज का शो मुसल्लह अफ़वाज के नाम। और रिवायती अंदाज में मैं एक बार फिर अपने नाजरीन को ये बताता चलूं कि वही हुआ जिसका डर था, आज मुझे चारों तरफ से फ़ौज ने घेर रखा है। आज हम बात करेंगे हमारे मुख्तलिफ ऑफिसर से जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की डिफरेंट ब्रांचेस से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पास सबसे पहले मौजूद है आर्मी म्यूज़ियम से एक ऐसी शख्सियत जो रखते हैं आर्मी म्यूज़ियम को साफ और एकदम ठीक, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शफीक। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए कि हमने सुन रखा है कि भाई फ़ौज के जो लोग होते हैं बड़े सख्त होते हैं, एकदम सीरियस रहते हैं। आपका नाम तो शफीक है, तो आप नाम की तरह शफीक हैं या थोड़े सख्त से हैं? मेरा काम भी शफ़क़त से भरपूर है, क्योंकि आर्मी म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ तरह की अवाम आती है जिनका ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ होता है। बिल्कुल ऐसा। और यहाँ पे अगर शफ़क़त से काम ना लिया जाए तो ये आर्मी का जो मिशन है उसकी समझ बूझ हम लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। बहुत अच्छी बात की शफीक भाई। ये बताइए कि क्योंकि आपने शादी भी कर रखी है, जी, ये जिम्मेदारी भी उठा रखी है, तो भाभी भी आपके साथ शफीक ही हैं या वो फिर शफकत यानी शफकत चीमा की तरह हो जाती हैं कभी कभी? ये मिला जुला रुझान है। अच्छा, मिला जुला रुझान है जी। अच्छा, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह हम हैं, हम होस्ट हैं, हमारी बेगम हमें टीवी पे देखती हैं, जी। और हमें सलाह व मशवरे देती हैं कि भाई इस तरह नहीं कहना चाहिए, इस तरह नहीं बैठा करो, ये क्या बात कह दी। क्रिकेटर्स को भी ख़वातीन उनकी बेगमात अक्सर कहती हैं इस तरह का शॉट ना खेला करें। आप फौजी हैं, आपकी बेगम कभी आपको बताती है इस तरह दुश्मन को इस तरह एंच करके ज़रा, या आपको नहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस देती? क्योंकि मेरा तल्लक आर्मी एजुकेशन कोर्स से है और हमारा काम जो होता है आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना और उनको हर तरह से तैयार करना। तो हमारा मोर्चा मेनली क्लासरूम होता है, इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज़ पे हम लोग ज़्यादातर एम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है। जैसे कि म्यूज़ियम भी एक हमारा मोर्चा है जहाँ पे हम नई नस्ल को फ़ौज के कारनामे और शहदा की कुर्बानियों से आगाह करते हैं। बेशक। तो उसमें नरमी, गर्मी, सर्दी और तमाम महाजों पर जो भी हमारे फ़ौजियों ने कुर्बानियाँ दी हैं उन सब को हम एक बेहतर तरीके से पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने सर। मैं आपसे जो आर्मी का म्यूज़ियम है इसके बारे में तफसीली जायज़ा आपसे लूँगा। फ़िलहाल सारे गेस्ट का एक एक करके इंट्रोडक्शन मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान नेवी से। इनके बारे में कहना चाहूँगा कि दुश्मनों के जहाज़ों से कहते हैं कि पीछे हट। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला रहमान भट्ट। भट्ट साहब, वेलकम टू अस्ताब मनाए। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला भाई, हमेशा से मेरे दिमाग में सवाल रहा कि सबकी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म होती है फ़ौज में, रेंजर्स की भी, आर्मी की भी, और आप लोगों को ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहना दिए जाते हैं? क्योंकि आप पानी में रहते हैं, साफ़ करना आसान होगा, क्या है ये? नहीं ताबिश भाई, इसमें सबसे पहले तो ये है कि नेवीज़ जो हैं उनमें जो कॉमनवेल्थ नेवीज़ हैं उनकी यूनिफॉर्म वाइट होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि वो एक लेगेसी कैरी कर रहे होते हैं। तो इसमें इंसिग्नियाज तो डिफरेंट हो सकते हैं, बैजेस डिफरेंट हो सकते हैं हर मुल्क के, लेकिन नॉर्मली नेवी की यूनिफॉर्म वाइट ही होती है। अच्छा, एक और सवाल बनता है इस बात पे कि जितने भी फोर्सेज होती हैं, जैसे जहाज़ पायलट उड़ाते हैं, शोर करते हुए जा रहे होते हैं, सबको पता होता है अरे पायलट आ रहे हैं। फौज होती है, टैंकों में जा रहे होते हैं, शोर हो रहा होता है, नहीं भी जा रहे होते, बंदूकें चला। आप लोगों का सारा काम ढका छुपा होता है। समंदर के अंदर जा रहे हैं छुप के, समंदर के ऊपर भी जा रहे हैं तो छुप छुप के जा रहे हैं। आप लोगों का पता नहीं चलता कि यार इन्होंने क्या क्या किया है। तो आप लोगों का दिल नहीं चाहता यार सबका नज़र आ रहा है, हमारा भी ज़रा नज़र आए कि हमने क्या क्या किया है? देखिए ताबिश भाई, आजकल वैसे भी एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है साइलेंट गाय। बिल्कुल। हाँ, बट वी कीप क्वाइट बट वी हिट टाइट। वाह वाह।
अच्छा, क्योंकि ये सफ़ेद यूनिफॉर्म है तो ये तो कभी धुलने से हमारे यहाँ पानी में भी इतनी चीज़ें मिली होती, पीली पीली हो जाती है, तो आपको एक अफसर को साल में कितनी यूनिफॉर्म्स मिलती हैं? ताबिश भाई, इसमें सारे ऑफिसर्स जो हैं वो अपना यूनिफॉर्म खुद बाय करते हैं। अच्छा जी, और इसमें डिपेंड करता है कि आपकी डिप्लॉयमेंट किस एरिया में है। आप अब अगर स्टाफ जॉब पे हैं तो आपकी उतनी कैरी करना यूनिफॉर्म को सस्टेन करना इजी होता है। इसी तरह रहने का सारा काम खुद करना है। बिल्कुल सही, ये नहीं कि आपको कोई सख्ती कर रहा हो कि करो साफ करो। बिल्कुल, ये वी आर प्रोफेशनली ट्रेंड, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग दैट वी हैव टू कैरी आवर यूनिफॉर्म इन अ वे दैट वो साफ सुथरा रहे। वेरी नाइस। बात आपसे आगे बढ़ेगी। मेरे पास मौजूद हैं MCPO जनाब खालिद डार साहब। खालिद उमर साहब, सॉरी खालिद उमर साहब। नहीं, आपने शक्ल ही चेंज करके रख दी है। खालिद साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह ये जो आपने मूछें निकाल रखी हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल रखी हैं। हाँ, मूछें निकाल रखी। अक्सर लोग होते हैं जो मूछें रखते हैं, आप जी, ये जी, ऐसी आइकॉनिक मूछें इन्होंने लग रहा है कि इन्होंने खालिद साहब को रखा हुआ है। हाँ, ये बात है। एहतियात से खालिद साहब बड़े किए हुए इन्होंने। तो ये मूछों के सर क्या स्टोरी है? आपने इतनी मूछें बाकमाल। मैं अगर रियल स्टोरी सुनाऊँ तो आपको असली सी कहानी। हाँ, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक फ़ौजी फैमिली से। बेशक। मेरे वालिद साहब एक्स सर्विसमैन थे। अच्छा। और इसके अलावा मेरे अलावा मेरे 3 भाई आर्मी और एयरफोर्स में सर्विस में थे। तो हमारे वालिद साहब बचपन से हमें एक बात किया करते थे, उसको मजहबी नुक्ता नज़र से भी, कि एक मुजाहिद को, एक सोल्जर को, उसका ऐसा दहशत ज़दा उसका चेहरा होना चाहिए, दहशत वाला, कि उसका दुश्मन जो है वो उसको देख के डर जाए। आप देख के डरे ना मुझसे? मैं आपको दुश्मन नहीं डरे ना। नहीं, मैं आपको दुश्मन ही नहीं, बात सच्ची बताएं। मैं तो ऐसी हूँ, दुश्मन थोड़ी नहीं। अगर आप अपने हो के थोड़ा सा दहशत ज़दा हो गए तो सोचो जो मेरे मुल्क और मेरी कौम का दुश्मन होगा उसकी क्या हालत होगी। ये बात आपने ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आप, क्योंकि ये काम जो इन्होंने कर रखा है आपने भी कर रखा है, आपकी भी तो शादी हो रखी है। डेफिनेटली। तो ये बताइए कि आप CO साहब से ज़्यादा डरते हैं या भाभी से? आपकी शादी हुई? जी, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। नहीं तो फिर आप भी उसी सिलसिले के जो है ना मुरीदिया के मुरीद लगते हैं मुझे वैसे। मेरे अपने खुद के ससुर भी फौजी हैं। ससुर फौजी हो ना तो दामाद को दामाद बनने का मौका ही नहीं मिलता। बहू जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। डेफिनेटली जो ये भी एक लाइफ है इंसान की, उसमें जो मिसेज है उसकी मान लेने बेहतर होती है। सही बात है, सही बात है। तो बायस से मजबूरी बाद में भी तो आपने मान ही जाना है। ये बात। अच्छा खालिद साहब, मैंने सुन रखा है कि क्योंकि हमारे शो की एक रिवायत है शफीक साहब कि हम हर गेस्ट से एक शेर सुनते हैं। जी। क्योंकि आप 5 लोग बैठे थे तो 5 शेर ज़्यादा हो जाते। मैंने सुना कि आपको शेर शायरी का काफ़ी शगफ है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब के हिसाब से ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। बताओ। शेर दिल शाही की झपट, वाह, चीते की चाल रखते हैं। वाह। शेर दिल शाही की झपट, चीते की चाल रखते हैं, जोश अपने फन में यूं कमाल रखते हैं। क्या बात है। हर पल दुश्मन पर झपटने के लिए कश्तियां समंदर में डाल रखते हैं। सर बकफ रहते हैं शहादत के जनों में, ऐ देश तेरा यूं ख्याल रखते हैं। है कौन जो आए मुकाबिल हमारे, हम तो मैदान में ये सवाल रखते हैं। क्या बात, क्या बात है। वाह। भाई साहब, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। फिलहाल मेरे पास और भी गेस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्डिनेंस से, पाकिस्तान के सारे एम्यूनेशंस का रखते हैं राज, यंग कैप्टन इम्तियाज। इम्तियाज, वेलकम टू हंसना मनाए। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। आप तो माशाल्लाह बड़े प्यारे से हैं। खालिद भाई ने तो मूछें रख रखी हैं डराने के लिए। आप हुस्न से डराते हैं? कैसे डराते हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस तरह आपने मेरी इंट्रोडक्शन दे दी कि एम्यूनिशन के जो केयर टेकर्स हैं हम, और फिर प्रोविज़न भी करते हैं उसका। तो जिस तरह हमने मुंह तोड़ हमला दिया है हमारे दुश्मन का, इसमें ऑर्डिनेंस का जो है ना बहुत बड़ा रोल था। बेशक बेशक। तो खूबसूरती तो मेरी है, लेकिन ये कि पीछे मैंने एम्यूनिशन रखा हुआ साथ ध्यान से जो है ना। बिल्कुल, मैं इतिहास से चलूं। बॉर्डर पर रखते हैं निगाहें तेज। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल परवेज। आदिल भाई, आप क्या करते हैं, जरा कुछ ब्रीफ कीजिए। रेंजर्स में हैं आप, इतना तो पता है मुझे। जी हाँ, मैं रेंजर्स में हूँ। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और सिंध, जैसा कि आपको मालूम है। जी हाँ। तो पाकिस्तान रेंजर्स बॉर्डर्स की मुहाफ़िज़ फ़ोर्स है कि जो हमेशा बॉर्डर्स पे तैनात रहती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी। बिल्कुल, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बल्कि आपको बताता चलूँ कि 1965 के जो पहले शहीद थे वो भी पाकिस्तान रेंजर्स के थे, और सिपाही अदालत उनका नाम था।
तो हमारा जो दायरा कार है वो सियालकोट से लेके कराची तक का जितना बॉर्डर है उसके ऊपर हम मौजूद हैं। और ना सिर्फ वहाँ बल्कि हम आईएस ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की जो ड्यूटीज़ हैं, जितने भी आपके एयरपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और इस तरह के जो हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस हैं स्टेट की, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और कभी भी कोई जैसे कोई सैलाब या किसी भी किस्म की कोई आफत अगर आ जाए तो उस सूरत में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ हम अदा करते हैं। सही बात। तो मैं पाकिस्तान रेंजर्स के अंदर असिस्टेंट जज एडवोकेट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ के जितने भी कानूनी पहलू होते हैं उसको देखना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी। सर वेलकम टू असना मनाए। थैंक यू। आपसे बात करेंगे, गैर कानूनी बातें करूंगा सारी। अच्छा, ये सब आप सबसे इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि ईद का शो है, एक फेस्टिवल है। कभी तो ऐसा भी होता होगा कि घर पे ईद गुजरी जाती होगी, वंस इन अ ब्लू मून। शफीक साहब, आप क्योंकि शफीक से आदमी हैं, तो ये बताइए कि आप ईद कैसे गुजारते हैं जब घर में गुजारते हैं? घर में ईद जो है यूजुअली गांव में गुजारी जाती है। हाँ, आबाई गांव जाया जाता है, बहन भाइयों से वहाँ पे मुलाकात हो जाती है। हाँ, दोस्त यारों से मुलाकात हो जाती है। काम वाम करते हैं या आप वहाँ पर भी अफसर बने बैठे रहते हैं? ये गाय काटना, जानवर काटना, को हिस्से बनाना, ये जिस तरह हम लोग करते हैं घर में सिविलियन टाइप लोग, कुछ हिस्सा डालते हैं इसमें डेफिनेटली। बिल्कुल अफसर नहीं बना जाता वहाँ पे। वहाँ पे अफसर बना नहीं जाता क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो हमें बचपन से जानते होते हैं। तो उनकी नज़र में जो है वो मुमकिन नहीं होता कि हम हर वक्त अफसर बने रहें। हाँ, जाहिर बात है, वहाँ पे सब घर वाले भी मौजूद होते होंगे, बच्चे याद, वो सभी आपको फौरन ही सिविलियन बना देते होंगे। जी जी बिल्कुल। अब्दुल्ला, आप ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि बहुत बार हुआ होगा कि आप समंदर के बीच में हैं और ईद है, तो समंदर के बीच में जब ईद मनाई जाती है, जाहिर बात है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो ऑफिसर्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, खुशी कैसे मनाते हैं? तबिश में इसमें सबसे एक फोर्सेस की एक रवाज कह लें, एक रवायत होती है जो कि बड़ा खाना एक तीनों सर्विसेज में होता है, तो वो अरेंज किया जाता है। उसके अलावा कुछ सेलर्स को, ऑफिसर्स को कुछ फेस्टिविटीज़, कुछ मिठाई वगैरह का बंदोबस्त किया जाता है। और उसके अलावा कुछ समंदर के बीच में कैसे मंगवाते हैं मिठाई? सारा कुछ अवेलेबल होता है समंदर। हलवाई बुला लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, वी कैरी ऑल आवर थिंग्स इन द शिप। तो उसके अलावा फिर कुछ मैचेस वगैरह का इनेकाद किया जाता है जिसमें इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड, इस तरह से। और फ्लाइट डेक अगर जहाज़ पे हो जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो वहाँ पे वॉलीबॉल जैसे मैचेस और इस तरह की स्पोर्ट्स के इवेंट्स का भी इनेकाद किया जाता है। हमारी ईद से तो अच्छी ईद लग रही है। अच्छा खालिद साहब, आप जो आपके जानवर आते हैं कुर्बानी के, उन्हें आप काटते हैं या बस डांट के ही मार देते हैं? यूं मूंछों का ताव दिया, यूं जानवर लेट गया। अब वो जानवर होते हैं, ताबिश साहब थोड़ी होते हैं। डेफिनेटली कुर्बानी करना पड़ेगा। यार तसल्ली रखिए, कुछ नहीं कहा जाएगा आपको। खालिद साहब जी, हुक्म कीजिए। कभी प्यार से भी बात करें। अपना इम्तियाज़, आप तो फौज में आए हुए अभी आपको 10 साल हुए होंगे, ये बताइए कि अब फौज की ईद ज़्यादा याद आती है जो अपने जवानों के साथ मनाते हैं, या घर की ईद ज़्यादा याद आती है? बीइंग ए जूनियर ऑफिसर तो मेरा जो मोस्ट एक्सपीरियंस है वो जवानों के साथ ही है, ऑफ कोर्स। और हमें गाइड भी इसी तरह किया जाता है कि ईद जिस दिन ईद होती है उस दिन सुबह हम नमाज़ पढ़ते उठते साथ ही जवानों के साथ। उसके बाद जिस तरह सर ने कहा कि बड़ा खाना अरेंज हुआ होता है और फिर डिफरेंट गेम्स होती है, फिर कभी कोई बाहर का कोई ट्रिप अरेंज करवा लिया जवानों के लिए क्योंकि एक खुशी का दिन होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि ईदें जवानों के साथ ही गुजरी है, तो वही ईदें जो है ना वो याद, ईदें जवान याद रही हैं आपको सारी? जी जी, वेरी नाइस। आदिल साहब, रेंजर्स में कुछ मुख्तलिफ हालात हैं या आप लोगों की भी बस यही है, आ गई घर पे तो आ गई, वरना जवानों के साथ? हमारे यहाँ भी इसी तरह ही होता है कि ज़्यादातर तो जवानों के साथ गुजारी जाती है। और वो जवान यहाँ बड़े खाने जो पोस्ट पे जवान है, हमारा बॉर्डर, जैसे कि आपका सवाल था, बॉर्डर रेंजर्स जो हमारा पंजाब के तमाम तर बॉर्डर है, सियालकोट से लेकर रहीम यार खान तक मौजूद है। जी हाँ। और उससे आगे भी सिंध रेंजर मौजूद है। तो जो पोस्ट है वो हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे अगर बड़ा खाना भी है तो वो पोस्ट के ऊपर ही आएगा, खाना पका हुआ, वहीं पे खाया जाएगा। ठीक है। और ईद का असल मज़ा मैन इन यूनिफॉर्म दे एंजॉय विद देयर मैन। अच्छा, ये ऐसा है कि जिस तरह हमारे यहाँ पड़ोस पे थोड़ा मिठाई भेज देते हैं, कभी ऐसा होता है या बिरयानी ज़्यादा बन गई थोड़ी पड़ोस भेज दी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। ये एक्सचेंज, स्वीट एक्सचेंज हुआ करते थे। दिवाली और होली के मौके पे वो लोग करते हैं, और ईदैन के मौके पे हमारी तरफ से मिठाई जाती है।
लेकिन पिछले कुछ अरसे से जिस तरह का उनका बिहेवियर है तो खट्टी चीज़ें भेज दी उन्हें। ऐसा नहीं है कि आप 5 ही गेस्ट हैं हमारे, सब हमारे गेस्ट हैं, इनसे ही बात करेंगे। मगर इम्तियाज़, मैंने सुन रखा है कि जो अच्छा मैंने भी ISS भी दे रखी है, मेडिकल सब दे रखा है, फौज को मेरे बारे में सब पता है। लेकिन सब हालात का पता है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन इम्तियाज़, मैंने तो ये सुन रखा है कि जो रगड़ा होता है, हमने सुना है अकेडमीज़ में, जी उसके आपको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। जी, काफ़ी। वो PMA में जो सबसे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग के मेमोरीज याद आती है, हाँ, वो रगड़ा ही होता है, बेशक, जो आगे आपको आपकी सर्विस में, आपके कैरियर में हेल्प भी करती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें, अगर मैं आपको एक वाक़या बताऊँ तो बताओ। उसमें दिसंबर का महीना था और -डिग्रीज़ में एबटाबाद में टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ठंड थी। तो हमारे जो सीनियर्स थे, अभी हम 2nd टर्म में ही थे, जो 4th टर्मर्स थे, उन्होंने कहा कि आज हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो हम तो पहले बड़े खुश थे कि चलो एक दूसरे को जान पहचान लेंगे, थोड़ी बात होगी। लेकिन उसके बाद वो हमें ले गए एक पूल की तरफ, और जब हम पूल के पास खड़े हो गए तो वो पूल के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी ऊपर से, मौसम की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से। तो हम 25 कैडेट्स थे हमारे प्लटून के, और जो हमारे सीनियर थे उन्होंने कहा कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस शहर में जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे, आपने इस पूल में उतनी डुबकियाँ लगवानी है। तो मुझसे जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते, तो मैंने उनको कहा कि मेरा ताल्लुक धीर से। धीर तो छोटा है, धीर में 3 लफ्ज़ है। तो वो जो मेरा सीनियर था वो मुझसे ज़्यादा चलाक था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धीर में तो एक अपर धीर है, एक लोअर धीर है। तो आपने जो है, तो या तो आप अपर धीर से हो या आप लोअर धीर से हो। तो घंटा डेढ़ मैं रुका रहा, काफ़ी मैंने बोला कि नहीं, मैं एक ही धीर है, मैं धीर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं छोटे बड़े में बिलीव नहीं करता जी, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स बढ़ जाने थे, डुबकियाँ बढ़ जानी थी। लेकिन घंटे डेढ़ बाद फिर मेरी बस हो गई, और ये काफ़ी मुझे जो है ना याद रहता है। लोअर धीर से थे आप? जी, मैं लोअर धीर। 12 डुबकियाँ बन गई आपकी? जी, वेरी नाइस। शफीक साहब, आप भी तो गए होंगे PMA? जी बिल्कुल, PMA में एज ए इंस्ट्रक्टर भी सर्व किया है और ट्रेनिंग भी वहीं से ली है। अच्छा, वहीं से आपने ये सख्तियों की ट्रेनिंग ली। लेकिन ये आपके साथ कोई वाकया, वो जो मैंने सुना एक वहाँ पर एक नहर सी है, कोई गंदी सी है, कोई नाला है, उसको कुछ कहते हैं ख़ास, उसमें आपने भी डुबकी लगाई है? जी बिल्कुल, वो उसके अंदर डुबकी लगाने के मार्क्स होते हैं। अच्छा, ये कोर्स का हिस्सा है बाकायदा? जी, ये कोर्स का हिस्सा है। और उस नाले में अगर एक आम आदमी जाएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा? वहाँ उसको तमाम किस्म के अशरातुल अर्ज़ मिलेंगे, जो आप तमन्ना कर सकते हैं या ख्वाहिश कर सकते हैं या आप जिसका गुमान कर सकते हैं, वो सब वहाँ मिलेगा? जी, वहाँ पाले गए हैं वो। अच्छा, वो पले में पालतू हैं? जी, वो पालतू हैं। वो जानते हैं कि ये लड़के किस काम के लिए आए हैं यहाँ जी पर? जी, वेरी नाइस। उनकी ब्रीडिंग की जाती है बाकायदा कैडेट्स के लिए, नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं पुराने। बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा अब्दुल्ला, ये एक आर्मी का रगड़ा है, नेवल एकेडमी का अलग रगड़ा है, या इसी तरह की कहानियाँ वहाँ पे भी मशहूर हैं? जी, एज इट इज़ वहाँ पे जो एक मुनफरिद किस्म की सज़ा दी जाती है, वो जटी कहा जाता है उसको। चटनी? जटी। तो जटी में नॉर्मली होता ये है कि इधर तो हशरातुल अर्ज़ हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन उधर कराची का तमाम कचरा और सारा कुछ उसमें डिप्स, और उसके बाद रेत पे कैमोफ्लाज, और 4-4 दिन तक तो हमारे कानों से रेत निकलती रहती है। ये सब करके क्या मतलब, ये किस चीज़ की, इसका फ़लसफ़ा क्या है? आप में से अगर आप बताएं, आपने जो करवाई होंगी ये। डेफिनेटली आप तो इस काम में करवाने वालों में से होंगे सर। जी, मेरा ताल्लुक क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग के साथ रहा है एज इंस्ट्रक्टर वहाँ पर। हाँ। तो देखें, बेसिकली जो मिलिट्री के अंदर आप जब भी किसी भी मिलिट्री के सेटअप को आप ज्वाइन करते हैं, तो उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग में आप जाते हैं, वहाँ पे सारे इंजीनियर्स होते हैं। बाहर आपको मुख्तलिफ इंजीनियर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर वो इंजीनियर है जो फौजी बनाते हैं इंसानों से। मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं आप भी ज़रा थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा कभी। मैं आ तो रहा था, आप लोगों ने मना कर दिया। नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है भाई। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं आप। बदले ले रहे हैं उसी चीज़ के अभी हमसे। तो ये बेसिकली मैं बता रहा था कि जब आप एक सिविल पब्लिक लाइफ से एक मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो मेंटेलिटी है इसमें बहुत फ़र्क होता है। सही बात। तो ये हमारी इंसान की एक मैं होती है कि मैं बहुत बड़ा चौधरी, तो मैं बहुत बड़ी फलां। उधर सबको ब्रीक करके बराबर कर दिया जाता है। उधर जाकर एक दफ़ा जीरो वाइज किया जाता है, फिर एक नया सोल्जर क्रिएट करते हैं। वो एक नई पर्सनैलिटी, एक नई पर्सनैलिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मोहब्बत को भरा जाता है।
रंग से, नस्ल से, इलाके से, जुबान से, इन चीज़ों से भाला तारुक है। वो सिर्फ एक पाकिस्तानी सोल्जर वहाँ से उभरता है। क्या बात, ये तो सही है। ये मैं ताबिश भाई मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होता है इनटू आर्मी मैन और नेवी मैन और व्हाटएवर, तो उसमें उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है। बेशक। तो ये दीज आर ऑल ड्रिल्स, ये जितना भी रगड़ा होता है, क्योंकि कल को जब जंग लड़नी है तो उसमें आप कंफर्ट जोन में रह के तो नहीं लड़ सकते। सही बात। तो ये सारी ड्रिल्स जो होती हैं, सब रगड़ा जो होता है, वो एक ऑफिसर को, एक सेलर को, एक सोल्जर को उसके कंफर्ट जोन से निकाल के उसको फ्यूचर बैटल्स के लिए तैयार करने के लिए होता है। अच्छा, ये सवाल फिर से मैं सबकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ आदिल भाई, एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट, कि ये जो आर्म फोर्सेस होती हैं, इनमें आपस में जिस तरह होस्ट होते हैं टीवी शो के, तो वो कहते हैं ना आपस में चीज़ें लेते हैं, जोक्स मशहूर होते हैं, वो फलां चैनल में काम करता है उसका तो ये होगा, ये आपस में इंटर ब्रांचेस जोक होते हैं कि यार वो तो नेवी वाला है, उनके यहाँ ये होता होगा, वो एयरफोर्स, फ्रेंडली बैंटर ऐसा होता है आपस में, या आप सभी ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता? इसका मतलब होता तो है। होता है। इसमें ताबिश भाई, इसमें ऐसा होता है कि आप एक ऐसी ब्रांच के जो दोनों जगह के, आप बताएं। इसमें ऐसा होता है कि जिस तरह आपने पूछा, लेकिन आर्मी एयरफोर्स की और नेवी की बहुत रिस्पेक्ट करती है, और उस तरह से इंटरेक्शन चूँकि कम होता है तो इतने लतीफ़े बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो विद इन आर्मी जो इंटर ब्रांचेस हैं, लेकिन इन्फेंट्री है, आर्मर कोर है, ऑर्डिनेंस है, फॉर दैट मैटर, इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है। राइवलरी सी प्यारी, वो एक प्यारी सी वो चलती रहती है। जो टैंक चलाने वाले लड़के हैं वो इन्फेंट्री वाले लड़कों को छेड़ते हैं। ऐसा है जी। और एयरफोर्स में जो जहाज उड़ाने वाले लड़के हैं वो इंजीनियर्स को छेड़ते होंगे, फिर वो फिर टैंक वालों से भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो है, अगर 3 नौजवान खड़े हों, इम्तियाज़ खड़े हों, अब्दुल्ला खड़े हों, एयरफोर्स का कोई अफसर खड़ा हो और एक ख़वातीन का हुजूम लगा हो, तो कैसा, कौन ऐसा अफसर होता है जिसको ये हो कि यार ये सब मुझे ही देख रही होंगी? एयरफोर्स वाला, आर्मी वाला या नेवी वाला? तीनों को ये गलत फहमी होती है। तीनों को हमें ही देख रही होंगी। बिल्कुल। खालिद साहब, आपकी इजाज़त हो तो ब्रेक ले लूँ? इजाज़त? अबे नहीं यार, जाने दे भाई, थोड़ा बैठ यार, बात कर ले। मजबूरी है खालिद साहब, ऑपरेशनल वो है मजबूरी, नहीं फिर लेना पड़ जाएगा। नहीं, जरूर लीजिए। बहुत ही रजा वक्त, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। इंडिया के जो हमने 2 टैंक 1965 की जंग में माले गनीमत के तौर पर हासिल किए चुविंडा के महाज पर, और 1 टैंक सुलेमान की सेक्टर में हमने कब्जे में लिया, और एक जो टैंक है, जो 2 सेंचुरियन टैंक हैं और एक T-54 टैंक है। जो सेंचुरियन टैंक है उसमें एक जो टैंक है वो लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर उसको कमांड कर रहे थे, जब उनको उसी टैंक के अंदर मार दिया गया। वेलकम बैक टू अस्ताब मनाएब। आज हम मौजूद है अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। आदिल भाई, जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इंटर सर्विसेज वो हैं, बेंटर्स हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहें आप? जी हाँ, बिल्कुल। आर्मी के विद इन आर्मी मुख्तलिफ आर्म्स हैं, आर्मर कोर, इन्फेंट्री, तो कोई अपने आप को किंग ऑफ द बैटल कहता है। जब हमने जाना होता था, पासिंग आउट हो रही होती थी, तो उस वक्त चलता था कि इन्फेंट्री इज़ द क्वीन ऑफ द बैटल। और हम भी यही कहते थे उस वक्त कि इन्फेंट्री इज़ द ओनली आर्म, रेस्ट आर द आर्म पिट्स। सही बात। तो मैं खुद इन्फेंट्री से हूँ चूँकि। अच्छा। तो बहरहाल इसमें ये सब तो चलता है, लेकिन जब पास आउट हो के जब भी बात होती है, फिर चाहे वो किंग ऑफ द बैटल्स हों या क्वीन ऑफ द बैटल्स, इट्स ऑल द सेम। सबको ही बहरहाल टफ टाइम दिया जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, नेवी में किस तरह के मुकाबले हैं? सबमरीन वाले अलग चलते हैं, जहाज़ों वाले अलग चलते हैं, ऐसा है? इंजीनियरिंग वाले अलग? नहीं, इसमें नेवी में जो पूल्स हैं वो पासिंग आउट के बाद जाके डिसाइड होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सुन रखा है नेवी एक 4D फोर्स है, हवा में भी है, ज़मीन पर भी है, पानी के अंदर भी है, पानी पे भी है। आप लोग पानी वाला काम देख लेते, बाकी काम ही तो ये लोग देख लेते, सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। असल में जो मैंडेट है पाकिस्तान नेवी का, हमने कोस्टल डिफेंस भी करनी है, उसके लिए हमारे मरीन्स के जवान मौजूद हैं। इसी तरह हमने अबव सरफेस और अंडर वाटर, दोनों अंडर वाटर में सबमरीन्स होती हैं, अबव सरफेस पे हमारे शिप्स होते हैं। इसी तरह हमारी नेवल एयर आर्म भी है जो कि पेट्रोलिंग और इवन स्ट्राइक के भी रोल्स में मौजूद होती है। इसलिए इसकी चारों डायमेंशन दुनिया भर की नेवीज ऐसी मॉडल पे हैं या हमारी नेवी कुछ यूनिक सी है? ये अगेन डिपेंड करता है कि क्या रोल नेवी को दिया जा रहा है। अभी US की नेवी जो है वो उनकी
बाकी तीनों सर्विसेज से बड़ी है, वहाँ स्पेस फोर्स भी है, तो बाकी तीनों फोर्सेज से ज़्यादा बड़ी है। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन का रोल जो गवर्नमेंट नेवी को देती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा खालिद साहब, 4 डायमेंशन की नेवी है, शादी आपने एक कर रखी है। अभी आगे आपके प्रोग्राम में देखते हैं आप कितना जो है ना कोई सिलसिला इरादा बना रखा है आपने? नहीं भाई, घर भी जाना है मैंने। अब मुझे पता चल गया आपको पकड़ना कहाँ से। बहरहाल चलेंगे जरा ऑडियंस की तरफ, बहुत सारे सवालात इनसे भी करने। कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? हवलदार सईद अख्तर, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। वेरी नाइस। सईद भाई ये बताइए कि आप रेंजर्स में तो हैं, बॉर्डर की हिफाजत आपका काम है, निजी जिंदगी में मैंने सुना शेर व शायरी से काफ़ी शगफ है। बस शौक है जी। शौक है आपको? और चीज़ों का शौक है या सिर्फ शायरी तक ही महदूद है? बहुत सी चीज़ों का शौक, अभी क्या गिनवाऊं सर, वो यहाँ बताई नहीं जा सकती। बताई नहीं जा सकती। अच्छा, शायरी जो आप लेकर आए हैं कुछ हमारे लिए तोहफे? सर ये एक मज़ाहिया नज़म है, पाकिस्तान की सैर। पाकिस्तान की सैर, वाह। बगैर पैसों के सर, वाह। मेरे पाकिस्तान नूं जग जाने, सूबे 5 इस स्टेट आज़ाद दे ने, ਇਹ ਫਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੈ ਖਾਮਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣੀ, ਬੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਸਭ ਧੋਤੇ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੀਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ, ਨਖਰੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੀ ਬੜਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਪ ਸੁੱਕੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਸਲੀ ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ, ਭੱਲੇ ਮਾਨਸ ਵੇਖੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਡੈਡੀ, ਲੰਮੇ ਆਦਮੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ, ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ अच्छे। ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਸਰੂਰ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਨੇ, मशहूर जिले का नाम ले रहा हूँ, उम्मीद है समझ गए होंगे, जुत्ती चोर गुजरात दे चोर पक्के, जुत्ती चोर गुजरात दे चोर पक्के, जेबां कट लेंदे मलकवाल दे ने, वाह। बहुते चठक चलाक ते तेज बहुते, झूठ बोलदे पिंडी ते नकियाल दे ने, एक एक घर विच 5-5 अफसर, बंदे फतेह जंग जेलम नाल चकवाल दे ने, इस्लामाबाद सफाई विच बहुत अगे, रोड रात दिल लिशकारे पे मारते ने, बाकी मरी हज़ारा पिशौर सारा, अद्धे तो वध बंदे नसवार दे ने। बहुत अच्छे। मियाँ वाली दियां यारो क्या बातां, लोकी कच्छ विच बटेरे पे पालदे ने, कैमलपुर दी की किताब खोलां, राहे लुट के जानों पे मारदे ने, बंदे पखर दे गर्मी तो हैन काले, सख्त दिल बंदे डेरा इस्माइल खान दे ने, कोटा ठंडी हवा पे सदा चले, मिठे सेब मुस्लिम बाग दे ने, कराची दियां यारो क्या बातां, खटमल बहुते तो लोकी राती जाग के मारदे ने, बस कर सही देना ही काफ़ी है, लोकी अपने ही पेट पे पालदे ने। भाई ये जो इतनी छोटी सी नज़म आपने खुद लिखी है? जी सर। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप माशाल्लाह से रेंजर्स में मौजूद हैं, तैनात हैं, रिटायरमेंट के बाद के क्या प्लान है? अल्लाह मारने के जी। कुछ तो सोचा होगा, ये करूँगा वो करूँगा, सुकून का सांस लूँगा, चैन की बांसुरी बजाऊँगा। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से है। आपकी वजह से दुश्मन सुकून से नहीं है ना, इसीलिए तो हम सुकून से हैं। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अच्छा शफीक साहब, ऐसा है मैंने सुन रखा था कि जब आप फौजी ख़ानदान में रिश्ता दें तो ये जो फौजी अफसरान होते हैं ये दामादों की इंक्वायरी कराते हैं, उसके बावजूद मेरी शादी कैसे हो गई? लगता है आपने कोई डिसेप्शन अडॉप्ट की है। मैं स्टेल्थ मोड में था। yes. ऐसे, वरना मेरा बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। या आपको बचपन से ही शौक था फौजी बनने का? फौजी नहीं बन सके तो दामाद बन गए। दामाद बन गए, वेरी नाइस। एक काम और भी हो सकता है, एक पहलू और भी है। क्या है? आपको जिंदगी भर के लिए जरा सजा देना मसरूफ। जिंदगी भर उम्र कैद। अरे शफीक साहब, ये मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, म्यूजियम में बैठे हुए हम लोग, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है म्यूजियम में रखी क्यों है, इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर हमारे दुश्मन का क्या क्या पड़ा हुआ है? हमारे दुश्मन के यहाँ पे 3 टैंक्स हैं और एक विली जीप पड़ी है जो कि म्यूज़ियम के अंदर है। और टैंक्स अगर आप देखें तो ये सामने ही हैं, 3 टैंक्स हैं हमारे पास इंडिया के, जो हमने 2 टैंक 1965 की जंग में
माले गनीमत के तौर पर हासिल किए चविंडा के महाज पर। जी हाँ, जी हाँ। और एक टैंक सुलेमान की सेक्टर में हमने कब्ज़े में लिया। और एक जो टैंक है, जो 2 सेंचुरियन टैंक हैं और एक T-54 टैंक है। जो सेंचुरियन टैंक है उसमें एक जो टैंक है वो लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर उसको कमांड कर रहे थे, जब उनको उसी टैंक के अंदर मार दिया गया और उनका जो क्रू था उस टैंक को छोड़कर जो ज़िंदा बचे थे भाग गए, और इस तरह वो उनकी डेड बॉडी भी हमने कब्ज़े में ली और वो टैंक अभी हमारे म्यूज़ियम में एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर रखा हुआ है, जिसके ऊपर इंडिया का परचम अपसाइड डाउन लगाया गया है, जो कि वॉर ट्रॉफी का एक सिंबल है। ये दुनिया भर में राइज असूल है। जी, राइज असूल है। ओल्ड नेवल वॉर्स जो होती थी शिप्स के ऊपर, जी हाँ, तो जब शिप्स के ऊपर जंगें होती थीं तो दुश्मन के जो शिप्स होते थे उनके ऊपर जब अपने लोग कब्जा कर लेते थे, उनका झंडा उल्टा करके लहरा देते थे, ये कब्जे में लिया ताकि अपने लोगों को पता चल सके कि अब इस शिप के ऊपर फायर नहीं करना, ये हमारे कब्जे में है। वेरी नाइस, उल्टा झंडा। जी, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमने भी वॉर ट्रॉफीज के ऊपर इंडिया का परचम उल्टा करके लगाया हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी हमारा जंगी कैदी बनता है उसको इंडिया जो है बहुत बड़ा जो है ना टाइटल देता है। जैसे कैप्टन गुरदयाल सिंह जो दूसरे सेंचुरियन टैंक में सवार थे, उनको हमने ज़िंदा पकड़ा चविंडा के महाज पर, लेकिन इंडिया ने उसको मेजर जनरल का रैंक अता किया पकड़े जाने के बाद। अरे जैसे अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, उनको प्रमोट भी कर दिया, और वही गिव हिम अ, क्या वो इसलिए तो नहीं पकड़े जा रहे? प्रमोशन का आसान तरीका है, ये भी एक वजह हो सकती है यार। मेरी प्रमोशन नहीं लगी, मैं जरा पाकिस्तान होके आता हूँ। जो तीसरा टैंक है हमारे पास वो है T-54। ये समूना ड्रेन के ऊपर मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर, जो जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई थे, जो मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने इसको RPG मार के डिस्ट्रॉय किया था। और वो उसका थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल कंडीशन में हमने ला के यहाँ पे रखा है, ये भी हमारे पास मौजूद है। सर, एक पर्सनल नौयत का सवाल है कि ये खरीदे जा सकते हैं, मतलब अगर आपसे कहेंगे भाई चलाने का दिल चाह रहा है? ये तो कौम की अमानत है और ये कौम से पूछ लूँगा। कौम जो है अपने असासाजात इस तरह नहीं देती, इनकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। कौम के पास जो अपने असासे वो भी छुपा लेती है, अक्सर बताती नहीं है क्या क्या है मेरे पास, मैं खुद ये कर रहा हूँ। वेरी नाइस। लेकिन ये जाहिर बात है कौम का ना सिर्फ असासा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप में से कोई भी ये जो निशान हैदर का नाम सुनते हैं, एक तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें एज ए सिविलियन पता हो सकता है, वो गलत भी हो, कंफर्म कर लूँ, ये सच है कि ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि सोल्जर शहीद हुआ हो, ये जिंदा में भी दिया जा सकता है, मगर आज तक ये मिसाल नहीं हुई, ऐसा सच है? जी बिल्कुल, ये बात सच है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं हुई कि किसी को ज़िंदगी में ये मिला हो, लेकिन दिया जा सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। और अभी तक ये हमारे 11 जो ऑफिसर्स एंड जवानों को नसीब हुआ है। 11 बिल्कुल नौजवानों को नसीब हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएंगे। PMA में जब हम पास आउट हो रहे थे तो हम स्टाफ को ये अक्सर कहते थे, स्टाफ एक दिन मुझे जो है ना आप ऑफिसर बनने दें और आप मेरे सामने आ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रगड़ा किससे करते हैं। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं 4 खूबसूरत लोग और खालिद साहब। मैं भी तो कुछ करूंगा खालिद साहब, हक बनता है आपका। छोटे छोटे मिसाइल फेंकूंगा, आप उन्हें पकड़ लें, इंटरसेप्ट कर लें। अच्छा, सुना खालिद साहब आप कतर गए जी, और वहाँ पे आपको बेशुमार अम्मार नाम के लड़के मिले। हाँ, वो कुछ स्टोरी इस तरह से है कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी पे वहाँ पे गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक, मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, तो ग्राउंड में थे, तो वहाँ पे सारे लोग अरबी थे, अभी नए नए लोग थे, हमें इतना अरबी आती नहीं थी। ठीक बात। तो हमारे एक साथ उस्ताद थे, वो भी अरबी थे, वो कोई 150 लोग थे की एक क्लास थी, हम उनको परेड सिखा रहे थे, हम खुद भी कुछ सीख रहे थे और सिखा भी रहे थे। तो वो हर दूसरे तीसरे के पास जाके उसको बोलता था, वल्ला अना जनान अंत माफिजन हमार। अब वो 4-5 मुख्तलिफ लोगों को जाके उसने बार बार बोला अम्मार अम्मार अम्मार। मैं परेशान, भाई ये अरबी में इतने लोगों के नाम किस पे अम्मार हो, अम्मार क्यों होते हैं? जब ब्रेक हुई तो मैंने साथ वाले से पूछा, यार ये कितने लोग हैं अम्मार? उसने बोला नहीं यार, ये अम्मार नहीं, ये कहता है हमार, यानी कि गधे। वो गधा कह रहे थे। हाँ, तो अच्छा, ये जो लाहौर में अम्मार बिरयानी मिल रही है, आप बच गए हैं ना?
ये वही अम्मार तो नहीं? अरे वेरी नाइस। अच्छा, मेरे साथ ऑडियंस में काफ़ी लोग हमारे मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सुबेदार मोहम्मद इमरान, 12 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, बहादुर बटालियन। अरे वाह सर, अरे मेरे ससुर का ताल्लुक भी इसी बटालियन से है। ग्रेट। नहीं, घर की बात होगी। भाई वाह। अच्छा सर ये बताइए कि आप क्योंकि सूबेदार हैं, आपने काफ़ी बच्चे ट्रेन किए होंगे, काफ़ी लड़के कैडेट्स ट्रेन भी किए होंगे। वो पीएमए के अंदर मौका मिला है इंजीनियरिंग का, जिस तरीके से बताया था कप्तान साहब ने। आपने सीधे किए हैं, काफ़ी सिविलियंस बनाए, फौजी कन्वर्ट किए हैं आपने? इस खिदमत का मौका मिला था पीएमए। मिला था आपको। अच्छा ये बताइए कि जो जिन कैडेट्स को आप ट्रेन करते हैं, ट्यून करते हैं, सीधा करते हैं, ये अगले कुछ अरसे बाद अफसर बनकर आते हैं। तो जब अफसर बनकर आते हैं तो आप तो इनकी हकीकतें जानते होते हैं, तो आपकी नज़र में ये अफसर होते हैं या आपको वही कैडेट नज़र आ रहा होता है? पीएमए का ऐसा है कि वहाँ की जितनी चीज़ें हैं वो उधर ही छोड़ दी जाती हैं। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे छोड़ा जाता है। रात गई और बात गई, और जितना रगड़ा वहाँ पे कैडेट को दिया जाता है, आपको मैं टू बी ऑनेस्ट उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जब ये अफसर बन के यूनिट्स में आते हैं। अच्छा, ये दिल से कर रहे होते हैं या मुंह से कर रहे होते हैं? मैंने बताया टू बी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसका सबूत मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि आपके साथ ही बैठे हुए एक शिकार आपके। ऐसा ही है। अब वो अफसर है। सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ 5 मिनट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेजर अब्दाल। मेजर साहब ये बताइए कि आपको इन्होंने खूब रगड़ा दिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही। कभी कभी आप रोए भी होंगे, घर याद भी आया होगा, ऐसा हुआ होगा, राइट? और फिर क्या होता है ऐसा कि जब आप अफसर बन जाते हैं तो सब भूल जाते हैं और इन पे प्यार आने लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। पीएमए में जो है ये स्टाफ मेरे साथ ही हैं। हाँ। और ये अपने सख्त रवैये के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे जी। और काफ़ी ज़्यादा वाक़यात भी हैं जो इनके साथ नोक झोंक वहाँ पे चलती रहती थी। ठीक। और पीएमए में जब हम पास आउट हो रहे थे तो हम स्टाफ को ये अक्सर कहते थे कि स्टाफ एक दिन मुझे जो है ना आप ऑफिसर बनने दें और आप मेरे सामने आ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रगड़ा किससे करते हैं। खैर उसके बाद जो है इत्तफाकन 14 साल बाद ये इत्तफाक हुआ कि स्टाफ मेरे साथ आए और मैं जिस ब्रिगेड में अभी ब्रिगेड मेजर कर रहा हूँ वो उधर ही इनकी यूनिट भी मेरे अंडर कमांड है। अरे बट आप यकीन मानें कि द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हिम तो मेरे दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा इनके लिए वो रिस्पेक्ट जागी और मैं बहुत खुश हुआ और बड़े इज़्ज़त और एहतराम से मैं इन्हें मिला। और अभी भी जब भी साहब मुझे मिलते हैं तो आई ऑलवेज गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट एंड क्वाइट इन हाई रिगार्ड आई प्लेस हिम। अच्छा मेजर साहब, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी तो आप बराबर में भी बैठे हैं तो तारीफ करनी पड़ रही है। ये बताइए कि एक डिनर है खूबसूरत और लोकेशन है एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड और बहुत ही मिचेलिन स्टार शेफ ने खाना बनाया है। ऑप्शन 2 हैं सिर्फ कि या तो आप सूबेदार साहब के साथ जा सकते हैं या मायरा खान के साथ जा सकते हैं। I'll always choose my teacher. खालिद साहब हुक्म कीजिए। ये सही कह रहे हैं? यकीनन सही कह रहे हैं। फिर मायरा खान के साथ कौन जाएगा? खालिद साहब आप हैं ना। हाँ। मैं फौज के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वेरी गुड। अच्छा मेरे साहब, कोई एक खानदानी किस्म का रगड़ा याद है जो आपको सूबेदार साहब ने दिया हो, जो आज तक जिसके निशान महफूज हों दिमाग में? बिल्कुल ऐसा ही है। पीएमए में स्टाफ ने जो है, हम वी कॉल देम स्टाफ इन पीएमए। जी 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 जी। तो स्टाफ ने जो है वहाँ पे बहुत सारे रगड़े दिए हुए, ख़ास करके एक जो आपने मशहूर ज़माना तमन्ना डिप का नाम, तमन्ना जी जी जी, इट्स नोन एज तमन्ना डिप। तो वहाँ पे तमन्ना डिप में जो है वो रात को पनिशमेंट का टाइम होता है 9 से 10 और जो कैडेट्स उस टाइम के दौरान सीधा रास्ता ना पाएँ तो उन्हें 10 के बाद फिर रात भी लगानी पड़ती है। वो तमन्नाओं में बह जाती हैं। जी बिल्कुल। तो वो वहाँ पे जो स्टाफ इमरान है वो जो है ना उनके साथ काफ़ी हमारी यादें वाबस्ता हैं तमन्ना डिप में रात के टाइम। तो वो वहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है स्टाफ के साथ। अच्छा, सुनने में लग रहा है बहुत रोमांटिक सीन होगा। उसके लिए आपको पीएमए आना पड़ेगा तमन्ना डिप में एक दफ़ा। मैं ऐसी तमन्ना रखता ही नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सूबेदार साहब, मैंने तो अफसर साहब से, मेजर साहब से पूछ लिया कि आपकी कौन सी याद वाबस्ते हैं इनसे। तमन्ना डिप याद है इनको, आपके साथ गुजारे हुए लम्हात। आपको अपने शागिर्द की क्या चीज़ याद है? वैसे तो हमेशा कैडेट और स्टाफ की जंग रहती है पीएमए के अंदर जी, और हमेशा स्टाफ ही जंग जीतता है। तो ये एक ऐसा किस्सा है जहाँ पे ये जीत गए थे। मैं इनको ड्रिल से मिसिंग थे और प्लेटून कमांडर के ऑफिस के अलावा ये कहीं पे
पनिशमेंट करते नहीं थे, इनका स्टैंडर्ड ये था, बड़ी मुश्किल से काबू आते थे। प्लेटून कमांडर के ऑफिस के सामने ले गया, अब प्लेटून कमांडर ऑफिस में नहीं थे, खाली ऑफिस के अंदर मैं गया। एक ट्रेडिशन है हमारा, चेक 1 2 अस्सलाम वालेकुम सर, तो वो अंदर जाके परमिशन मैंने लेनी होती है कैडेट को रगड़ने के लिए 25 से 30 मिनट। अंदर ऑफिस खाली था, मैं गया, जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, बाहर आया, आगे कुछ 10-15 मिनट लगाए, दोबारा फिर गया तो पीछे से कहीं पीएमए रोड से प्लेटून कमांडर की गाड़ी गुजरती देख ली मेजर साहब ने। दोबारा जब मैं वापस आया तो अब इन्होंने ज़िद शुरू कर दी कि मुझे ऑफिस के अंदर लेके जाएं, पुट करें। ऑफिस खाली था, वहाँ पे बेबसी थी। SM इफ्तिखार साहब वहाँ से गुजर रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो बड़ी मुश्किल से उन तक पहुँचाया और उनके हवाले किया था मैंने। अच्छा, ये चाह रहे थे कि बचत हो जाए इनकी। उनको पता था प्लेटून कमांडर है नहीं है, गाड़ी बाहर है, समझ गए थे ना ऑफिस खाली है। अब जिद पे आ गए थे कि मुझे लेके जाओ, मुझे जरा पुट करो। वेरी नाइस। वो तो सारी गेम थी, अंदर कोई भी नहीं था। वेरी गुड। अच्छा इम्तियाज, इससे मुझे याद आया कि आपको जब रैंक लगने थे कप्तानी के तो पूरे यूनिट ने मिलकर प्रैंक खेला आपके ऊपर एक। जी बिल्कुल, ये कुछ हमारी जो आर्मी की जितनी यूनिट्स है उनकी ट्रेडिशंस होती है डिफरेंट के, जब आपको रैंक लग रहा होता है तो वो आपके साथ कोई प्रैंक वगैरह कर लेते हैं। तो मेरे साथ मेरे सीनियर्स ने ये किया था, जिसमें मेरी इंटायर यूनिट जो है वो इन्वॉल्व थी। उन्होंने ये किया था कि उन्होंने मेरा स्मार्टफोन मुझसे ले लिया और ऐसे ले लिया कि उन्होंने कुछ अपनी यूनिट के इंडिविजुअल्स को इंटेलिजेंस वाले बना दिए कि ये इंट से आए हुए और रैंडम चेक कर रही है, रैंडम चेक करने, और यहाँ पे यूनिट से एक स्मार्टफोन पकड़ा गया। तो वो मेरा फ़ोन ले गए और उन्होंने मुझे बताया कि आप डम फ़ोन रख ले, छोटा फ़ोन, आप अपनी फैमिली को बताएं कि अगले 2-3 दिन आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा उनसे, और जब जैसे आपको फ़ोन मिलेगा या जो रिज़ल्ट आएगा इस चीज़ का तो आप ऐसे उनको बता देना। अगले दिन 10 बजे मुझे मेरे सीनियर ऑफिस में बुलाता है और उन्होंने एक मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया जो कि GHQ से आया हुआ था। उस पे वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट चार्जेस लिखी हुई थी, तो जिनमें से कि आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल है, आप फॉरेन कॉन्टेक्ट से बात करते हैं, आप यूनिफॉर्म में पिक्चर्स जो है ना पोस्ट करते हैं, जी आप डेटा लीक कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में था जिसपे GHQ से सिग्नेचर्स भी थे। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने मुझे एक रूम में बंद कर दिया कि जो मर्जी आएगा आपने किसी से मिलना नहीं है और अब अल्लाह ही खैर करे आपका। तो इसमें CO तक इन्वॉल्व थे। उसके बाद CO ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि ये हमारे ऑर्डिनेंस कोर के लिए बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लड़का जी एक ऑफिसर ने ऐसा काम किया है और स्पेशली हमारी यूनिट के लिए। तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री पुलिस वो आई है और अभी वो आपको हथकड़ियाँ पहना के जो है ना यहाँ से लेके चली जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो है तो मुझे आपको आपके शोल्डर से ये ऑर्डिनेंस के बैजेस हटाने पड़ेंगे यहाँ तक बात पहुँच चुकी जी, ताकि ज़्यादा बेइज्जती ना हो। तो पीछे से वो आवाज़ें भी कड़क कड़क की आवाज़ें निकाल रही थी कि जैसे हथकड़ी, मुझे लगे कि मिलिट्री पुलिस आ गई है, और असल में आवाज़ें असल में थी रैंक्स की। जब CO उठे वहाँ से तो वो मेरे शोल्डर्स की तरफ आए, उन्होंने कहा कि मैंने बैज उतारना है। जब वो आए उन्होंने रैंक मुझे लगाया, मुझे तबकी दी और उन्होंने कहा कि मुबारक हो। मेरा मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये सब मैंने किया हुआ, ये मैंने किया नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फ़ोन है अभी इंसान को पता तो नहीं चलता। लेकिन ये था कि वो जो 2 दिन थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और मैं बहुत टेंशन में था, और काफ़ी एक जो है ना वो यादगार वाक़या मेरे लिए। मगर इस तरह के प्रैंक्स यूजुअली शफीक साहब रैंक लगने पे होते हैं, सारी बातें होती हैं जिसको एक स्पेशल ओकेजन होता है ना, उसको सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, एक मेमोरेबल बनाने के लिए की जाता है। मगर जितना हम सख्त समझ रहे हैं फौज को, अंदर से आप लोग हम शरारतें करते हो ना पूरी भरपूर? जी बिल्कुल करते हैं शरारतें। कमी तो नहीं रह जाती खालिद साहब? नहीं रह जाती। आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक और ले लूँ? ज़रूर लीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया खालिद साहब की इजाज़त के साथ। ख़वातीन और हज़रात, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। तेरा जो गम है वो मेरा है गम, तेरी खुशी में बहार है, तेरी जो जीत मेरी वो जीत, तेरी हार में मेरी हार। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। क्या बात है, वाह। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं मौजूद हूँ अपने मुसल्लह अफवाज के लोगों के साथ। मेरे साथ मौजूद है आदिल भाई। आदिल भाई, पाक फौज में सर्व करते हुए, मुल्क का दिफा करते हुए कुछ इंजरी हो गई आपको, और उसके बाद कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लिए आपने? जी हाँ ताबिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 जनवरी में महाज पर लड़ते हुए एक डोमिनेटिंग पोस्ट को कैप्चर किया मैंने। हाइट थी डोमिनेटिंग,
उसको जब मैंने कैप्चर किया तो उसके ऊपर रिमोट कंट्रोल आईडी लगी हुई थी कि जो वहाँ से भागते हुए मिस्क्रिएंट्स ने तबाह दी। बटन तो ब्लास्ट हुआ और उससे फौरी तौर पे वो आईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान हमारे मौके पे शहीद हो गए और मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। मेरा ये हाथ जो सीधा था ये अलग हो गया अपने जिस्म से और ये वाला हाथ भी ज़ख्मी, गर्दन मेरी कट गई और चेहरे पे भी काफ़ी सारी इंजरीज़ थी। तो उसके बाद फिर मेरा 2 साल ट्रीटमेंट चलता रहा। दैन 2012 में मैंने LLB की और 15 में LLB कर ली। मेरा राइट हैंड वाज मास्टर हैंड, तो मैं फिर लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया। आपने किस एज में हुआ आपके साथ आदिल भाई? मैं आई वाज 22 आई गेस। 22 साल की एज में किसी को अपना डोमिनेंट हैंड तब्दील करना तो मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है। ये हाउ डिड यू डू इट? अल्लाह ताला इस्तात देता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बेशक कि जब अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो अल्लाह ताला इस्तात भी देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन माने दाबिश भाई कि मैं 2 साल CMH में रहा और लेकिन मैंने कोई भी वॉर वुंडेड ऐसा अफसर नहीं देखा कि जिसके मोराल में ज़रा सी भी कमी हो। एवरीबडी हु वाज वॉर वुंडेड दे वर विलिंग टू गो बैक अगेन। और मैं खुद भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा था कि आई डिड नॉट लीव द बैटल फील्ड एट माई विल, आई वॉज इंजर्ड। तो मैं आई वेंट बैक 2010 नवंबर में मैं दोबारा महाज पर गया और अपने यूनिट के साथ मैंने वहाँ पर एक ईद मनाई और उसके बाद मैं फिर वापस अपनी मर्ज़ी से आया। वी आर प्राउड ऑफ यू सर, वेल डन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वाला अब्दुल्ला, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा मैं। ये बताइए कि अब मैं खुद 15 साल नौकरी की है TV ज्वाइन करने से पहले। कितनी ही अच्छी नौकरी क्यों ना हो, कितने ही पैसे क्यों ना मिल रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में फ़ौज से बहरहाल ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और कितना ही अच्छा क्यों ना हो माहौल, नौकरी नौकरी होती है, उसके लिए कोई अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करता। जान देने का तो तसव्वुर नहीं होता, लेकिन पसीना देते हुए भी हम काफ़ी सोचते हैं अपनी जॉब्स में। छुट्टी चाहिए होती है, एनुअल लीव्स भी अपनी मर्ज़ी की चाहिए होती हैं। फ़ौज की भी नौकरी है बेशक, लेकिन ये जान देने वाला जो एटीट्यूड आ जाता है, ये क्या चीज़ ड्राइव करती है? मतलब कैसे तय कर लेते हैं आप लोग कि यार हाँ जान तो जानी है, जाएगी और ये हमारा काम है? कैसे? ताबिश भाई, लेट मी करेक्ट यू इन दिस। हम इसे नौकरी नहीं कहते, हम इसे सर्विस कहते हैं। माय बैड। जब ये जज्बा एक सर्विसमैन में सर्विस का होता है तो वो फिर हर हद से गुजरने के लिए तैयार बेशक बेशक। और इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। और हमारा ख़ास तौर पे जब हम समंदर में होते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ पानी होता है और वहाँ पे हालात से ज़्यादा लड़ाई, दुश्मन से ज़्यादा मुश्किल हालात से लड़ाई होती है। सही बात। तो वहाँ एक सेल्फ मोटिवेटिंग तरीके से ख़ुद को वहाँ पे ऑपरेट करवाना और उसके बाद दुश्मन का ऑपरेशन करना, फिर ये सारा बेशक बेशक। तो ये बताइए शफीक साहब, और ये सबसे आपसे भी है क्योंकि आप ट्रेन करते हैं, और इम्तियाज़ आदिल भाई आपसे भी सवाल है। मैं ISSB देने गया, मुझे लगता था कि मैं तो हो ही जाऊंगा, मुझे तो मैथ भी अच्छी आती है, बस इतनी देर में यहाँ पहुँची, उतनी देर में वहाँ पहुँची, एक डंडा उठा के वहाँ ले जाना है, ये सब मुझे लगता था मैं बहुत बेहतरीन कर लूँगा। उसके बावजूद मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। मेरे दिमाग में रहा ज़िंदगी भर ये सवाल कि यार मेरे अंदर एक क्या कमी होगी या क्या ज़्यादती होगी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। एक सोल्जर के लिए पाक फ़ौज ज्वाइन करने के लिए आप चारों पाँचों से सवाल है, वो क्या चीज़ है जो ज़रूरी होनी चाहिए? एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है एक माइंड सेट। हाँ। माइंड सेट जो है वो फोर्सेस में आने के लिए ज़रूरी होता है, और उस माइंड सेट को जो है वो असेस किया जाता है ISSB में। और अगर माइंड सेट मौजूद हो तो फिर हम शख्सियत साजी कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी एकेडमी में, चाहे वो नेवल एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी हो, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं या GTO होता है, वो सब लोग उस माइंड सेट को जो है असेस कर रहे होते हैं। बेशक। और उस माइंड सेट को जब वो असेस कर लेते हैं और वो उस मोल्ड के मुताबिक माइंड सेट उनको मिल जाता है, हाँ। तो फिर वो बंदे को रिकमेंड कर देते हैं कि ये बंदा फिट है फॉर ज्वाइनिंग फोर्सेस। और ये माइंडसेट कंसिस्टेंटली तीनों फोर्सेस के लिए चाहिए होता है, एक ही माइंडसेट, मोर और लेस तीनों के लिए बेसिक माइंडसेट तो एक ही जैसा चाहिए होता है। ISSB में एक मशहूर सवाल आता है जिसका जवाब लिखना होता है कि एक लड़की खड़ी है, बारिश हो रही है, इसके बारे में कहानी लिखें। कहानी क्या लिखनी है एक बार बता दें। कहानी मैं वो कहानी लड़कों को बताऊं ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। अब देखिए, इसमें भी माइंडसेट मैटर करता है, इसीलिए पूछा। माइंडसेट जो है वो बंदे को मजबूर करता है कि वो उससे कहानी नरेट करे। अब वो कहानी जिसने नरेट की है वो उसको देखने वाला जो है वो उसको पढ़ के जो है वो अंदाज़ा लगाता है
कि वेदर ये कौन सा माइंडसेट है और क्या ये फोर्सेस में आने के काबिल है कि नहीं है। अब मुझे हल्का हल्का अंदाजा हो रहा है कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, मुझे उस लड़की को वहीं से घर भेज देना चाहिए था जी, चाय की दावत देने की जरूरत ही क्या थी। बहुत चलो अगले चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं नाइक वकास अहमद, मेरा तल्लुक 159 लोकेटिंग रेजिमेंट अटली से है। बहुत अच्छा लगा सर, आपने मेरा काम भी कर दिया। वकास भाई ये बताइए कि आप फौज में हैं माशाल्लाह से, जंग व जदल आपने देख ली है। जी जी। क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं घर की जब बॉर्डर पे होते हैं? जब बॉर्डर पे होते हैं तो फिर हम घर को मिस नहीं करते। घर को मिस ही नहीं करते आप? नहीं करते मिस। ये सबका यही हाल है या सिर्फ आप खास हैं? जी मेरे ख्याल में जितने भी लोग बैठे हैं तमाम का यही हाल है। घर मिस ही नहीं करते? नहीं, जब बॉर्डर पे होते हैं तो, जब पीछे होते हैं तो फिर मिस कर लेते हैं। फिर घर पे ही होते होंगे जब पीछे होते होंगे? नहीं नहीं, जब यूनिट में होते हैं तो घर मिस करते हैं। जी। तो जब यूनिट में होते हैं तो घर में क्या मिस करते हैं? घर में बस अपने दोस्त जो हैं उनको, दोस्त अहबाब, उनको ही मिस किया जाता है। बस दोस्तों को ही मिस करते हैं? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो भी है। तो आप बता, सबसे पहले है, वो बताने से पहले ही पता चल जाता है। वो तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो हम मिस कर ही रहे हैं। जी जी ऐसे ही है। अभी जो हालात ख़राब हुए थोड़े अरसे पहले वकास भाई, तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, फौजी नहीं, एज अ पाकिस्तानी दिल में क्या ख्याल आ रहे थे? दिल में कोई भी ख्याल नहीं आ रहे थे, यही कि जो होगा भी देखा जाएगा, जाते हैं आगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे, और वही हुआ जिसका इरादा था। वेरी गुड। अच्छा वकास भाई, फौज में जिस तरह सारे अफसरान बाला ने अपने अपनी वो बताई शरारतें जो करती हैं, जी जी, तो आपको भी कोई शरारत याद है जो आपने कभी की हो? जी बिल्कुल याद है। ये बात है जब स्टार्ट में मैं आया था 2008 की, तो ये मैं पंजाबी में बताना चाहूँगा क्योंकि वो समझ सही आएगी। हाँ पंजाबी में बताएं। हमारे उधर एक सीनियर थे, मजीद नाम था उनका ना, तो उन्होंने जाना था छुट्टी, तो छुट्टी के लिए वो गया लीव पास लेने के लिए। तो मेस के पास एक बिल्ली मरी हुई थी, उसको हमने पैक किया है बहुत अच्छी तरीके से और उनके बैग में डाल दिया। वो आए हैं जल्दी से, उन्होंने बैग उठाया और निकल गए हैं बिल्ली लेके। वापसी पे उन्होंने स्टोरी सुनाई कि जैसे ही मैं इधर से निकला हूँ तो गाड़ी में बैठा हूँ तो गाड़ी वाले ये कहें कि यार ये बदबू कहाँ से आ रही है। उसने कहा मैंने भी सुना, अपने कपड़े देखे, सब कुछ देखा, लेकिन मुझे जो है ना कहीं से भी बदबू नहीं आई। फिर रिक्शे में बैठा हूँ, रिक्शे वाले भी कहते हैं यार ये बदबू कहाँ से आ रही है। उसने कहा मुझे आइडिया नहीं हुआ कहाँ से बदबू आ रही है। मैं घर पहुँचा हूँ, खाना शाना खाया है, तो बेगम ने कपड़े धुलाई करने के लिए बैग खोला है, तो उन्होंने आवाज़ मारी, वे मजीद वे मर जाने, बिल्ली कितों लेके आए? मरी हुई बिल्ली डाल दी। बिल्ली डाल। अरे भाई। और अभी आपने सवाल किया आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो तल्लक है, उसके बारे में मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा। हो जाए। हो मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। दिल के है अंदर तेरा ही प्यार, तुझ पे है ये जान निसार, तेरा जो गम है वो मेरा है गम, तेरी खुशी में बहार है, तेरी जो जीत मेरी वो जीत, तेरी हार में मेरी हार। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। क्या बात, वाह। अरे साहब ठीक कर रहे हैं लड़का, बेहतरीन। ये आप बार बार मुझसे क्यों तस्दीक करवाई, मैंने कोर्स किया हुआ भाई। मैंने आप नाराज ना रहे ना। नहीं आप। अच्छा खालिद साहब, ये ब्यूटी रूटीन क्या है आपका? ये होता है ना कि मूंछों को आप क्या प्यार करते, बातें करते हैं इनसे, या इनको कुछ तेल वेल लगाते हैं, कि किस तरह से बढ़ रही हैं? ये एक लंबी दास्तान है, फिर किसी मुश्किल वक्त में आपको सुनाएंगे। आपकी मूंछें लंबी है, दास्तान छोटी होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो खास ख्याल रखते हैं इसका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे अपनी मूंछों को सेहतमंद करना हो तो मैं इसे क्या लगाऊं? उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए मेरा ट्रेनिंग सेंटर, ग्राउंड। मैं क्लीन शेव ही ठीक हूँ। मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा। ब्रेक लेना चाहता हूँ सर। जरूर। बहुत ही ज्यादा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन का अगर मांगे
तू मेरी जान ये नजर कर दूं। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मेरी पाक फौज मौजूद, उनके साथ आज रिप्रेजेंटेशन है हमारी ऑफ कोर्स नेवी की भी, और पाकिस्तान रेंजर्स भी हमारे साथ, पंजाब रेंजर्स भी मौजूद है। आदिल भाई, बात ये हो रही थी इम्तियाज़ से कि इम्तियाज़ की ज़िंदगी अभी कप्तानी में ही काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं आपके साथ। इम्तियाज़ जी जी, ये बताइए कि बस में एक बार किसी को थप्पड़ लगा, क्या सीन था वो? वो असल में स्टोरी थी मेरी PMA के पहले दिन की। PMA के पहले दिन की ट्रेनिंग की। तो वहाँ पे ये होता है कि जब आप आपकी फैमिली आपको छोड़ देती है पहले ही दिन, और वहाँ के सीनियर्स आपको लेके जा रहे होते हैं अपने हॉस्टल्स की तरफ या कंपनीज की तरफ। हाँ। तो आपको एक बस में बिठाया जाता है और बटालियन वाइज आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। सही बात। तो मैं अभी हम बस में चढ़ने ही लगी थी कि मेरे साथ ही एक और कैडेट था जिसका पहला ही दिन था, और काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से और काफ़ी सादा सा था। सही बात। तो उसने मुझे पूछा कि यार इम्तियाज़ अभी अंदर क्या होगा, बस में क्या होगा? तो मैंने उसको कहा कि यार तुमने सुना नहीं है कि बस का पहला दिन, बस का वाला वाक़या तो बड़ा मेमोरेबल होता है। काफ़ी सीनियर से सुना हुआ है कि आप जैसे ही बैठते हो आपकी आंखें बंद हो जाती है और ठा ठा खानों की तरफ से हर साइड से आपको वो चपेड़े पड़ रही होती है। तो कहते नहीं यार, मैंने तो सुना है और इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ था कि फ़िज़िकल तो अलाउड ही नहीं है PMA में, फ़िज़िकल होना तो किसी को भी अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा यार चलो देख लेते, शायद ऐसा ही हो, मैंने गलत सुना हो। तो जैसे ही हम बस पे चढ़े तो उन्होंने, अभी गाड़ी चली थी तो सीनियर्स ने कहा आप अपनी आंखें बंद कर ले, और वही हुआ जैसे मैंने उसको बताया हुआ था। पट पट पट। जी जी। तो जैसे ही हम उतरे, अब लकीली वो उसी कंपनी में था जो जिसमें मैं था। तो जब हम उतरे बस से और आंखें हमारी खुली तो मैंने उससे पूछा, उसकी तरफ मैंने देखा तो उसके कान लाल थे मेरी तरह। मैंने उसको कहा हाँ भाई फ़िज़िकल अलाउड है कि नहीं अलाउड? तो फिर उसने कहा यकीन आ गया कि फिजिकल जी, उसको यकीन आ गया था फिर ये अलाउड था। सर आप, मैंने सुना कभी किसी टनल से गुजर रहे थे तो आपका आमना सामना सांप से हो गया? नहीं, वो टनल नहीं थी, खंदक जो हमारा जो क्रीक्स एरिया है जी, सिंध वाली साइड के ऊपर जो हमारा बॉर्डर एरिया बनता है, वहाँ पे हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे। तो रात का वक्त था, नज़र भी कोई ख़ास नहीं आ रहा था, लेकिन हम अपनी डिप्लॉयमेंट होवरक्राफ्ट से हम उतर के जब नीचे लैंड हुए, अभी हमने एडवांस करना था तो उसके लिए हम क्रॉल करके जा रहे थे। हाँ डेफिनेटली। तो थोड़ी देर आगे जाकर जहाँ पर हमारे लीडर ने, हमारे कमांडर ने हमें इशारा किया कि आप लेट जाएं। हाँ। तो मैं लेट गया तो अचानक मुझे अपने पेट के नीचे ना एक कोई चीज़ सिरकती हुई फील हुआ कि कुछ है यहाँ पर। हाँ। तो जब गौर किया तो पता चला भाई चौधरी सांप साहब हैं पेट के नीचे। सांप था जी। उसने आपसे माफ़ी मांगी? अब ये तो मुलाकात नहीं हो पाई। अब मैं उससे डर रहा था, वो मुझसे डर रहा था, शर्मा रहा होगा वो आपसे। तो मैंने साथ वाले को अपना मसला दुखड़ा बताया, भाई सांप है नीचे, हिलूंगा तो ये काट लेगा। हाँ। उसने बोला भाई तेरा मसला तू निपट, अपना सांप खुद देख। तो अब बड़ी देर बाद खैर ऐसे मौकों पे सांप निकले अंधेरे में, भाई क्या ना करते, लगा रहते, करते क्या ना करते, आहिस्ता से अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाया। वाह। खैर आहिस्ता आहिस्ता वो गया, मेरी भी जान में जान है और यकीनन उसकी भी जान में जान आई होगी। सही सांप पकड़ लिया भाई। तो वो निकल गया और हम फिर अपने काम पे चलते रहे। फिर आपने आगे चले गए? जी बिल्कुल। तो मारा तो नहीं? नहीं, उस वक्त एहतियात से रख दिया। अच्छा, ये ट्रेनिंग होती है सील्स की या जो हमारे कमांडोज होते हैं, जी जी, इसमें बड़े खतरनाक काम करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल करने पड़ते हैं। इसमें कोई एग्जांपल दे, क्या क्या खतरनाक काम किए सर आपने? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। हाँ। लेकिन एटलीस्ट हर वो काम जिसको आप ये समझते हैं कि दुश्मन के इलाके में आपने अगर सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको मुर्दा जानवर भी खाना पड़ सकता है, बेशक, बिच्छू, सांप, घास, इनसे हैंडल भी करना, यानी इन चीज़ों से आपने बेसिकली सर्वाइव करना होता है। आपने दुश्मन के इलाके में आपने उस टास्क को कंप्लीट करने तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तो वो सारे काम हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। डर निकाल दिया जाता है, अब आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल जी, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वाह। जब आप निकलते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया, मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर फोर्सेस होती हैं और हर मुल्क की फ़ोर्स अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ती है। सही बात है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्स और बाकी लोगों की फोर्सेस में एक बुनियादी फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की फ़ौज एक इस्लामी मुल्क की एक इस्लामी फ़ौज है। ठीक है। और हमारा मिशन, हम इसको अपने आप को मुजाहिद समझते हैं। हम सोल्जर कम और मुजाहिद ज़्यादा से। जब मुजाहिद एक इस्लामी रियासत की बका के लिए लड़ता है
तो वो बेसिकली जिहाद कर रहा होता है और उसको अपनी मौत नज़र नहीं आती, बल्कि वो एक शहादत नज़र आती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। तो उस वक्त मौत का खौफ हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हम अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारे आर्मी के भाई लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है फील्ड के अंदर। ये जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो साथ वाला गिरता है, लेकिन ये मुड़ के देखते नहीं है, बल्कि ये अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, दुश्मन को मार देते हैं। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी तो हम चैन से बैठे रहते, शरारतें करते रहते, आप लोग काम कर रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सैयद मीसम अली। मीसम, आप पंजाब रेंजर्स में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। और बॉर्डर पे हैं या आप हेडक्वार्टर्स में? हेडक्वार्टर्स में। और आपके साथ कौन मौजूद है? शाहजेब हुसैन। शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम। पंजाब रेंजर्स? जी सर। आप भी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं? जी जी सर। सुना आप दोनों जो हैं मिलकर काफी कमाल गाने गाते हैं। जी सर। आप में से वोकलिस्ट आप हैं? जी जी मैं और मीसम आप गिटार पे हैं? दोनों ही हैं। दोनों ही बजा लेते जी। तो आज कुछ हो जाए। जी जरूर हो जाए। टेक इट अवे। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मुहब्बत का हर लम्हा तुझ में गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, आओ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन का अगर मांगे तू मेरी जान ये नजर कर दूं, तेरा मेरा प्यार अमर। क्या बात है यार, वाह भाई वाह, ये सब वाह भाई वाह। अच्छा, मैं बचपन से ये परेड देख रहा हूँ, मैं एक ऐसे स्कूल में था जहाँ परेड होती भी थी जी। हमें मजाल है कभी क्वेश्चन समझ में आया हो, मुझे लगता था बस वो शोर कर रहे हैं वाह वाह वाह। मैं एक बार ना गलती से प्लेटून कमांडर बन गया, मैं किस्सा सुनाता चलूं, भाई प्लेटून कमांडर बना दिया मुझे। अब मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या होते हैं, दूर से आवाजें आ रही है सलामी देते हुए हो हो, मैंने कहा यही कह दूंगा बस। अब मुझे चीफ मिनिस्टर आए हुए थे सिंध के, सलामी ले रहे थे बच्चों से, तो मैं जब परेड करते हुए, एक तो हमारी प्लेटून ऐसी सीनियर्स की थी जो परेड बाकायदा होती है वो यूं चल रहे थे, बस यूं करके जा रहे थे, और मैं उनका प्लेटून कमांडर था। तो जब वो सलामी के चबूतरे पहुंचे ना, तो हमारे जो पीटी इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने प्लेटून रोक ली, और मैं क्योंकि फासले पे चला गया था तो प्लेटून कमांडर अकेले ही जा रहा था। तो जब मैं वहां चबूतरे की तरफ पहुंचा और मैंने कहा हा हा, तो चीफ मिनिस्टर समेत सब हंसने लगे। और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा प्लेटून नहीं थी, मैं अकेला ये करता हुआ जा रहा था। तो वो जो इजाजत लेते हैं सर कमांडर से जी जी कि परेड शुरू कराऊं या बर्खास्त करूं, वो क्या होती है असल में, हल्के हल्के बताइएगा। बुनियादी तौर पर इसको बात बताने के लिए मुझे पूरी तफसील बतानी पड़ेगी आपको। छोटी सी तफसील बता दें। छोटी सी तफसील ये है कि जिस वक्त भी कोई काम किया जाता है तो जब उस इवेंट के ऊपर जो सीनियर मौजूद होता है उसकी परमिशन रिक्वायर्ड है। बेशक
ये हमारा डिसिप्लिन यही कहता है कि हम अपने सीनियर के अहकामात के साथ चलते हैं और उसी के अहकाम कंप्लीट करते हैं। ये तो हो गया। तो अगर जब परेड सेशन चल रहा था, तो जब परेड ख़त्म होती है तो वो उनसे परमिशन मांगता है कि जनाब इजाज़त हो तो परेड बर्खास्त की जाए। ये कहते हैं आप? जी। ये इतनी तमीज़ से कही हुई बात को ये भी कह सर इजाज़त हो परेड बर्खास्त कर दूं? ये फौज है भाई, गत्ता फैक्ट्री थोड़ी है यार। हर चीज़ का जवाब तैयार करके लाए आप, हाथ के हाथ दे देते। बस ब्रेक ले लो इस बात पे सर। प्लीज। हाँ तीनों वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा, अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा। साजिद ये बताइए, कभी कोई प्यार से बोल दे कि साजिद, प्यारे साजिद मुझे कुछ गाना सुनाओ, तब भी आप मिली नगमा ही सुनाती? ये डिपेंड करती है कि पूछता कौन है। अगर आप पूछेंगे तो मिली नगमा, कोई और पूछेगा तो फिर उसके मुताबिक। इन्हीं में अल्फाज चेंज कर देंगे आप? जी बिल्कुल जरूर। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हमारी मुसल्लह फौज के तमाम ही अफसरान और सिपाही जवान सब मौजूद है। आज अब्दुल्ला आपसे स्टार्ट करूंगा कि जब इंडियन फौज ने लाहौर का पोर्ट तबाह किया तो आप कहाँ थे? जी मैं खुद लाहौर में मौजूद था और मैं उसी पोर्ट की तलाश में था कि वो कौन सा पोर्ट है जो कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा था कि इंडियन नेवी ने तबाह कर दिए। आप ये देखिए कि एक इतनी ट्रिलियन की इकॉनमी हो, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का मुल्क हो, बेसिक जनरल नॉलेज होती है किसी की भाई के समंदर है नहीं है, और वो उनका मुल्क यकीन भी कर रहा है। लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि यार वो लाहौर पोर्ट तबाह हो गया, तू कहाँ है? मेरे ख्याल से मैं समंदर पे मछली पकड़ लो भाई लाहौर की। मेरे ख्याल से वो जो नहर है आई थिंक BRB से जो उसी को समंदर समझ। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप मुझे कुछ बता रहे थे कि अगर आप मेरी जगह होते तो ब्रेक मुख्तलिफ तरीके से लेते। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा फौजियों का स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो डेफिनेटली मैं इजाज़त हो कोर्स को ब्रेक दी जाए। जनाब मेरे जैसा आदमी तो बोलेगा सर जो आप चाहते हैं कर लें। बहुत अच्छे, बहुत खासा, बहुत मज़ा आया। ऑडियंस से बात करेंगे, अभी 2-4 बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है लेफ्टिनेंट हसान, मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान आर्टिलरी से। अरे वेरी नाइस। हसान, आप लाहौर में थे जब ये अटैक की खबर आई, अटैक हुआ पाकिस्तान पर? जी बिल्कुल। जब पहली कोई ड्रोन श्रोन आया तो आपको क्या लगा? पहला ही गट फीलिंग क्या थी कि ये फुल फ्लैश वॉर होने वाली है, या आपको लगा ये शायद कोई ऐसी एक आध ड्रोन आ गया? देखिए इस चीज़ के लिए तो हम हरदम तैयार हैं। हमारी फ़ौज की ट्रेनिंग और जो हमें सिखाया जाता है उसके अंदर यही बताया जाता है कि हर दम हर वक्त हमारी फ़ौज, हमारे जवान तैयार रहते हैं। बेशक। हसन ये बताइए कि यू हैव जस्ट जॉइंड पाकिस्तान फोर्सेस, कितने साल हो गए आपको सर्विस में? मुझे 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, एक लाइफ होगी जो प्री आर्मी होगी जिसमें आप के दोस्त यार होंगे कुछ। अब जब आप फौज में आ गए, कैडेटशिप पूरी हो गई, लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, तो वो दोस्त अभी भी ठीक लगते हैं या अब उनमें कुछ बुराइयां नजर आने लगी हैं? नहीं बिल्कुल, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि द मोमेंट वी वेयर द यूनिफॉर्म, तो नाउ दैट वी हैव बिकम ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वी लीव द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ बिहाइंड, बट दैट इज़ नॉट द केस। आई थिंक द मिलिट्री पर्सनल आर द वंस हु आर द मोस्ट ह्यूमन अमंगस्ट ऑल, बिकॉज वी हैव सर्टेन डिसीजंस टू मेक ऑन द बॉर्डर लाइन, और हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहाँ पे एक दुश्मन की भी, एक इंसान की जान और वो हमारे हाथ में होती है। बेशक। वेरी नाइस हसन, बहुत मजा आया सर। एक शेर जो है आता हो वो मैं, लेकिन उससे पहले हसन ये देखो, ये तुम्हारी बड़ी अच्छी बातें हो गई सारी, हमारी जोश और जज्बा हमारा बढ़ गया। अब आप फौज में आ चुके हैं, नौकरी लग चुकी है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान में शादी के लिए। लड़कियों के अंदर क्या तुमने आइडियल क्या सोच रखा है? हाँ, लड़कियां सोचती हैं यार हमारा मियाँ फौज में हो, ये हो वो हो। अब एक फौजी की क्या ख्वाहिश होती है कि लड़की कैसी हो? क्योंकि आपकी बीवी बनने के लिए भी एक ख़ास पर्सनैलिटी चाहिए होती है फौज की बीवी बनने के लिए। हर आम खातून शायद ये काम ना कर पाए, तो वो क्या तुम्हारी क्या एस्पिरेशंस है? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा है, और आई थिंक कि एक मिलिट्री पर्सनल का जो एक हाफ ऑफ हिज लाइफ एंड हाफ ऑफ हिज करियर डिपेंड्स अपॉन हिज वाइफ, ऑफ कोर्स। और मोस्टली मिलिट्री पर्सनल यही होता है, वो अपने जैसी ही फौजी वाइफ या फौजी घर की वाइफ को ढूंढते हैं, जैसे आपने भी शादी की एक फौजी घर के अंदर। जी भाई, मैंने खुद से तो नहीं, उन्होंने कहा तुमने करनी है, मैंने कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है सर आपका?
सर मेरा नाम नायब सूबेदार ख्वाजा रब नवाज 28 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट सर। वेरी नाइस। ख्वाजा साहब मैंने सुना आपको भी शेर व शायरी का काफ़ी शगफ है। सर कुछ तबाह आजमाई करते रहते हैं। आपका अपना कलाम है जो सुनाने वाले? जी अपना ही है, अभी जो रिसेंटली सिनेरियो क्रिएट हुआ था जी हाँ इसी पे थोड़ा सा है। इस पे आपने नज़म भी इतनी जल्दी लिख डाली? जी अभी लिख डाली। हम लोगों ने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए, 6 जहाज गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, नज़में भी लिख दी, सब काम खत्म कर, शो भी कर लिया। बताइए हुक्म हो जाए सर। 28 ये बेसिकली मेरी यूनिट है। 28 28 वेल डन चल सीधा ऑन द ट्रैक, ये दुश्मन के लिए है। बिल्कुल। वेल डन चल सीधा ऑन द ट्रैक, नो मोर माफी जो की मिस्टेक। हैं जवान हमारे थंडर जेट, विन करेंगे थोड़ा वेट। हसबी रब्बी तेरी एड, लब्बैक है एम्बुश हो या रेड। वो रहा दुश्मन उधर देख, पकड़ो पटको ऑन द बैट, रख लो गर्दन गोडी एट, ठोक दे बेक पे लित्र एक, फिर पूछो होगी अब चूड़ी टेट। हम इब्ने कासिम से हैं बेत, हम इब्ने कासिम से हैं बेत है चर्चे जिसके चारों जेत। लगाया जो नारे तकबीर एक, लगाया जो नारे तकबीर एक, लो भाग रहा है दुश्मन सर पट बैक। वेल डन चल सीधा ऑन द ट्रैक, नो मो माफी जो की मिस्टेक। बेशक बहुत अच्छे। संदूर लगाई जो चुटकी एक, संदूर जो लगाई चुटकी एक, कैसा रहा हमारा रिटेलिएट। मलते रहो जाके अपनी बैक, वेल डन चल सीधा ऑन द ट्रैक, नो मो माफी जो की मिस्टेक। बहुत अच्छे सर, वाह कमाल कर दिया भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तशरीफ रखिए। हमारे साथ मौजूद है ऑडियंस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद साजिद खान, पाकिस्तान नेवी से, पेटी अफसर सप्लाई ब्रांच, हेडक्वार्टर कॉमसेप। वेरी नाइस साजिद। साजिद ये बताइए, सुना के माशाल्लाह से गुलगारी का शौक रखते हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत शौक रखते हैं। किस किस्म के गाने गाते हैं? वतन से मोहब्बत है तो गालबन अपने अदारे के लिए ही। आपने सारी मोहब्बत सिर्फ वतन से की? जी बिल्कुल। सच बताइए। इसमें थोड़ी सी खयानत हो जाएगी। तो फिलहाल वतन की मोहब्बत में कुछ कह बैठिए। जी बिल्कुल जरूर। हाँ। अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा, अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा। मेरा इश्क है समंदर, मेरी जिंदगी समंदर, एक लहर में बसी है एक दुनिया इसके अंदर। ऐ मुल्क तेरे लिए मैं हूँ डट के खड़ा, अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा, अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा। संगलाख चट्टानों पे आज़ाद फिजाओं में, गहरे समंदर के तारीक जहानों में, बन के मुहाफिज तेरा रब की पनाहों में। चौकस खड़ा हूँ मैं है तीर कमानों में, जज्बा शहादत मेरा है अपने बहर से बड़ा। अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा, अल्लाह का करम हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा। साजिद ये बताइए, कभी कोई प्यार से बोल दे कि साजिद, प्यारे साजिद मुझे कुछ गाना सुनाओ, तब भी आप मिली नगमा ही सुनाते? ये डिपेंड करती है कि पूछता कौन है। अगर आप पूछेंगे तो मिली नगमा, कोई और पूछेगा तो फिर उसके मुताबिक। इन्हीं में अल्फाज चेंज कर देंगे आप? जी बिल्कुल जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके साजिद, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का हस्ता मनाए जो हमने अपनी प्यारी फ़ौज के साथ मनाया। हम किसी जारियत के या किसी मुल्क पे कब्ज़ा करने के कतई हामी नहीं है, हमें जंग अच्छी नहीं लगती, हम जंग की ख्वाहिश भी नहीं करते, मगर जब हम पे जंग मुसल्लत कर दी जाए तो हमारा ईमान यह है कि बेशक तलवार के साए में है जन्नत। मसाइब लाख गिराएं अज़ाइम कम नहीं होते, ये सर वो हैं जो कट जाएं मगर खम नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।